क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे थे, कुछ एक क्वेश्चन बचे हुए थे, एक बार उनको देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट ए आई माइनस 3j प्लस 7k बी 2i माइनस j प्लस k एंड c बी अ वेक्टर सच दैट a प्लस 2b क्रॉस c इक्वल्स टू 3 टाइम्स c क्रॉस a। इफ a डॉट c इक्वल्स टू 130 देन फाइंड b डॉट c। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक बार को आपको थॉट क्या देते हैं, किसी वेक्टर को कुछ मान लो xi प्लस yj प्लस zk, बट ये मानना कभी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इन मोस्ट ऑफ देम आपको कुछ ना कुछ अल्टरनेट रास्ता होगा। अब जैसे यहाँ भी देखो, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मुझे यहाँ c दिख रहा है, यहाँ भी c दिख रहा है ना, तो कॉमन दिख रहा है, तो मैं एक बार इसको एक तरफ ले आता हूँ। a प्लस 2b, कौन इतना जोर से, हाँ, तो a प्लस 2b क्रॉस c और इधर से ले आते हैं माइनस 3c क्रॉस a, और क्यों ना उस माइनस 3c क्रॉस a को लिख देते हैं प्लस 3a क्रॉस c। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों में क्रॉस बाहर आ गया, तो ये आ गया अपने पास क्या, a प्लस 2b प्लस 3a और क्रॉस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुरंत हम क्या मैनिपुलेट करेंगे कि दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो हम यहाँ पर 4a प्लस 2b को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स c। अब फिर वही कहानी होगी, ठीक है ना। तो 4a प्लस 2b इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स c, और अब अपने पास a डॉट c गिवन है 130, है ना। तो a डॉट c गिवन है 130, तो पहले हम a से डॉट कर देते हैं, जिससे किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की। तो a से ज़रा डॉट करो, तो ये क्या हो गया, a से डॉट करते ही आ गया 4a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इक्वल्स टू लैम्डा a डॉट c, ठीक है ना। तो अब 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो गया, तो 49 प्लस 1 50 और प्लस 9 59, ठीक है। तो 4 इंटू 59 प्लस 2a डॉट b, तो a डॉट b का मतलब कितना हो गया, देखो यहाँ, तो 2 प्लस 3 और प्लस 7 12, है ना, और इक्वल्स टू लैम्डा 130, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए, b डॉट c, तो इसको b से डॉट कर दो। तो b डॉट c करोगे तो ये हो गया अपने पास 4a डॉट b, मतलब 4a डॉट b प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू b डॉट c। अब 4a डॉट b मतलब a डॉट b अपने पास वही 12, 4 इंटू 12 और प्लस 2b स्क्वायर मतलब हो गया 2 इंटू कितना 6, और इधर हो गया लैम्डा जो भी आ जाएगा, और वहाँ से b डॉट c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आंसर यहाँ लिखा हुआ ही है। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा कि वेक्टर और 3D मतलब मिले जुले एप्लीकेशन है, मतलब इनफैक्ट कहो 75% तो 3D वेक्टर ही है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा टच लेना शुरू करते हैं उसका, ठीक है। तो जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, 3D का ही क्वेश्चन, इसको हम ट्रीट करेंगे कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम a14-2 ऑन द लाइन पासिंग थ्रू p21-2 एंड q0-51, ठीक है। मतलब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन पर a14-2 से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, एक ऐसी बात जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है, वो मैं एक बार को इधर साइड में लिखता हूं। जैसे मान लो अपने पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है ना, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्शन देखा था, है ना। तो हम इसको कह रहे हैं a डॉट बी कैप का मॉड, और अगर देखा जाए तो ये और कुछ नहीं, ये एक्चुअली a cos थीटा है,
जहाँ दिस एंगल इज थीटा, है ना। आओ जल्दी आओ। अब ये वाले लेंथ की बात करें, ये जो परपेंडिकुलर डाला है ना, तो इसको हम बोल देंगे, गौर करना, ए क्रॉस बी कैप का मॉड। इसको हम बोल देंगे ए क्रॉस बी कैप का मॉड। सोच के देखो, ए क्रॉस बी कैप का मतलब क्या हुआ? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड बी, नहीं? तो अगर देखा जाए तो ये ए साइन थीटा ही तो है, एक तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एक फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज है 3D में, कि कभी भी सुना, कभी भी किसी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जिसका चाहिए वो वेक्टर, जिसके अलोंग चाहिए वो यूनिट वेक्टर, डॉट करके मॉड लगा दिया। कभी भी किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वहां क्या करेंगे? जिस वेक्टर का चाहिए वो वेक्टर, और जिसके परपेंडिकुलर चाहिए वो यूनिट वेक्टर, क्रॉस करके मॉड लगा देंगे, तो हमें वो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखो, अलोंग तो डॉट, परपेंडिकुलर तो क्रॉस, और जिसका चाहिए वो वेक्टर होगा, और जिस पर या जिसके परपेंडिकुलर चाहिए वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो आपको ये एक दो क्वेश्चन से यही फील कराने की मैं कोशिश करूंगा कि कौन सा वाला यूज हो रहा है। तो अब जैसे देखो, ये जो सिनेरियो है, इसमें अगर मैं ये देखो एपी, ठीक है ना, एपी या पी कोई भी एक, ठीक है ना। तो जरा देखो एक चीज कि ये अपने पास ये जो वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर पी क्यू पता है, ठीक है ना, इधर वाला ले लो, ठीक है। देखो ऐसे पी ए वेक्टर और पी क्यू वेक्टर है ना, और आपको क्या चाहिए? ये वाली लेंथ चाहिए, है ना। क्या पूछा आपने आपसे? कौन सा वाला? अलोंग की परपेंडिकुलर। क्या जवाब मिला? दोनों आंसर परपेंडिकुलर, है ना। किसका? इस वेक्टर का। किसके परपेंडिकुलर? इसके परपेंडिकुलर, है ना। तो इस वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ही h है ना। तो इतना घुमा फिरा के ये h के लिए क्या कहना चाह रहा है? h के लिए ये कहना चाह रहा है कि पी ए वेक्टर क्रॉस का मॉड और अपॉन, बस अंडरस्टैंडिंग का खेल है, ठीक है। तो यहां से अब तो फिर अपने पास पी ए वेक्टर क्रॉस पी क्यू वेक्टर कर लेते हैं। तो पी ए क्रॉस पी क्यू क्या हुआ? आई जे के। अब पी ए का मतलब कितना हो गया? -1 3 और 0, और पी क्यू का मतलब क्या हो गया? -2 -6 और 3, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अपने पास आ गया आई कैप और 9 जे कैप, तो नहीं माइनस क्यू प्लस ना 3 है ना, और के कैप तो 6 है ना, +6 कितना? 12, ठीक है ना। तो अब हम ये जो h की लेंथ निकालेंगे वो ऊपर तो हो गया। इनफैक्ट अगर यहाँ कभी भी कॉमन मिले तो कॉमन ले लो। ये क्या हो गया? 3i + j + 4k। तो ये हो गया अपने पास 3 टाइम्स रूट के अंदर 9 + 1 + 16, ठीक है ना, और अपॉन मॉड पी क्यू का मतलब ये पी क्यू के ही तो डी आर है, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर ले लेंगे रूट के अंदर 4 + 36 प्लस +9। तो अगर हम ये सब तो पूरा मतलब ये सब समझाने के लिए किया, बाकी अगर आप बात समझ गए हो तो ऐसे बस ये छोटा सा कैलकुलेशन लिख देंगे और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अच्छा, जैसे ये लेंथ की बात आए, है ना, तो अपने आप से पूछना है 2 बातें। क्या अलोंग वाला चाहिए कि? अगर अलोंग वाला चाहिए तो डॉट का यूज होगा, परपेंडिकुलर वाला चाहिए तो क्रॉस का यूज होगा, ठीक है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन है, कह रहा है लेट ए बी सी डी जो भी है बी द वर्टिसेज ऑफ अ टेट्राहेड्रन ए बी सी डी। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू ए। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू ए। अब ये जो फिगर में बना हुआ है h, ये निकालना है।
अब पहले बताओ तो ये जो हमने ए से सामने वाले फेस कहां देख रहा है, ए से सामने वाले फेस बीसीडी पर परपेंडिकुलर का जो फुट देखा एम, इसकी कोई ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस होगी क्या? डिपेंड्स कि ये टेट्राहेड्रन का नेचर क्या है। तो एक बार को जरूर हमें चेक करना चाहिए। जैसे इसकी लेंथ को फील करो तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 6 का स्क्वायर तो 9 प्लस 36 और प्लस 49 है ना। और दूसरा वाला देखो तो 1 प्लस 9 और प्लस 25 खत्म है ना। जैसे ये साइड्स अलग हुए तो ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस उसका कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब दो रास्ते हैं, या तो हम ये m पे टारगेट करें कि m मिल जाए, जो कि 3D जब पढ़ लेंगे तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, प्लेन पर डालेंगे परपेंडिकुलर का फुट, ठीक है ना। बट अभी फिलहाल वेक्टर में, और इनफैक्ट जब 3D पढ़ भी लेंगे तो जो अभी सीख रहे हैं वही बेहतर तरीका होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए बेस्ट क्या होगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो रेड लाइन है इसके अलोंग कोई वेक्टर ढूंढा जाए। अब रेड लाइन क्या है, फेस बीसीडी के परपेंडिकुलर। रेड लाइन क्या है, फेस बीसीडी के परपेंडिकुलर, है ना। तो अब तुरंत हम यहां पर एक रफ वर्क करते हैं, दैट इज बीसी क्रॉस बीडी। कहां जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, ठीक है ना। तो BC क्रॉस BD, तो यहां पर ये अपने पास आ गया I J K, और BC का मतलब हो गया 2 फिर 3 और 2 है ना, और BD का मतलब हो गया -4 0 और 4, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, I कैप, अच्छा इनफैक्ट हम चाहे तो यहां से 4 को निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा -1 1 और बाहर 4, ठीक है ना। क्योंकि कॉमन मल्टीपल से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, हम तो रेड जो लाइन है उसके अलोंग कोई वेक्टर सोचना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो I कैप, तो अपने पास आ गया 3, तो 3I कैप, J कैप तो -2 -4 J कैप, और K कैप तो अपने पास हो गया 0 + 3, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको एक वेक्टर V बोल दें, दैट इज 3I - 4J और +3K, तब देखो सिनेरियो क्या है कि रेड के अलोंग एक वेक्टर पता है, कौन, V। तो देखो वो रेड को ही मैं यहां पर ऐसे V लिखता हूं, रुको रेड कलर से ही, जो रेड लाइन है उसके अलोंग हमें एक वेक्टर पता है V, बोलो, ठीक है। और अगर देखा जाए तो, या चलो एक काम करता हूं मैं, छोड़ो यहां पर, हाँ ठीक है चलो। अब जैसे रेड वेक्टर है इसी पर मैं एक तरीके से AM फील कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना, इसी पर तो AM होगा, ठीक है। अब इसके साथ में मेरा चॉइस है, मैं AB वेक्टर पिक कर लूं, AC वेक्टर पिक कर लूं, AD वेक्टर पिक कर लूं, तीनों में से कोई एक, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से हमने, ठीक है, ये हमने कौन सा पिक किया, AB। और अगर आप उस सिनेरियो को समझ रहे हो, इनफैक्ट M पहले नहीं करते हैं, अगर आप उस सिनेरियो को समझ रहे हो जो वहां फिगर में है, तो आप देखो एक चीज कि अगर आपने यहां पे ये देखो, इसको ऐसे समझाता हूं, देखो इसको मिलाओ, क्या फील हो रहा है, ये यहां पर 90 डिग्री होगा, नहीं तो राइट एंगल ट्रायंगल फील हो रहा है, ठीक है। क्या फील हो रहा है अपने को कि हमें एक वेक्टर है AB, एक वेक्टर है AB, ठीक है, जिसके यहां से परपेंडिकुलर डालो, है ना। तो यहां से परपेंडिकुलर डालो
तो ये एक्चुअली m है, बोलो हाँ है ना, ये एक्चुअली m है ना। तो ये क्या रिड्यूस हो गया कि ए बी वेक्टर का क्या v के अलोंग वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ना। तो आप यहां से मजे से इस h को लिख सकते हो क्या, अच्छा ए बी की जगह हम यहां ए सी भी इस्तेमाल कर सकते थे, ए डी भी इस्तेमाल कर सकते थे, दो तीनों में से कोई है। तो यहां पर मैं h के लिए क्या बोलूंगा, ए बी वेक्टर डॉट v वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू और अपॉन मॉड, ठीक है ना। तो अपने पास ए बी वेक्टर क्या है, अगर हम ए बी वेक्टर को लिखें तो ए बी वेक्टर हो गया अपने पास 3i सॉरी -3i -6j -7k है ना। और उसका v के साथ क्या लेना है, डॉट, तो माइनस तो खत्म कर दो और क्या बोलोगे, ऊपर तो हो जाएगा अपने पास क्या 9 -24 +21 का मॉड, और नीचे क्या हो जाएगा रूट के अंदर तो 9 + 16 + 9, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको सिखा रहे हैं कंपोनेंट्स का इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। हाँ 3D पढ़ भी लेंगे तो भी यही तरीके बेहतर होंगे, ठीक है ना। और इनफैक्ट इन दोनों को तो आप चाहो तो एक स्टैंडर्ड सिनेरियो की तरह माइंड में रखो कि अब के बाद किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ का ये बेस्ट तरीका हो गया। किसी टेट्राहेड्रन का अगर ऑल्टीट्यूड चाहिए तो ये बेस्ट तरीका हो, कोई भी ऑल्टीट्यूड हम इस मेथड से निकाल सकते हैं अगर हमें टेट्राहेड्रन के सारे वर्टिसेस नोन हो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 2D रिकॉल करो, क्या था कि अगर एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है ना, तो इसके प्लेन में लाई करने वाला कोई सा भी वेक्टर R को हमेशा A और B के टर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करा जा सकता है और वो तरीका हमेशा यूनिक होगा। क्या था, R को हम लिख सकते हैं लैम्डा A + म्यू B। इसकी शर्त क्या थी कि ये दोनों वेक्टर्स होने चाहिए नॉन कोलिनियर। एक ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 2D, ठीक है, और एक था अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D। वो क्या था कि अगर स्पेस में ऐसे तीन वेक्टर्स हैं जो कि नॉन कोप्लैनर है, A, B और C, है ना, तो किसी भी चौथे वेक्टर R को हम इनके टर्म में यूनिकली लिख सकते हैं लैम्डा A + λ1a + λ2b + λ3c। ये स्टेटमेंट हमारा पहले आ रखा है, ठीक है ना। तो अब सुनो होगा क्या, मान लो कहीं कोई अननोन वेक्टर हमें निकालना है और वहां निकालना है दो वेक्टर A और B के टर्म में। बहुत ध्यान समझना, किसी वेक्टर R को निकालना है A और B के टर्म में, और अगर वहां ये क्लैरिटी आ रही है कि R इज इन द प्लेन ऑफ A एंड B, तो वहां सीधा 2D लग रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पढ़ के फील हो रहा है कि नहीं हमें R जो चाहिए वो तीन वेक्टर से ABC के टर्म में चाहिए, और ये भी क्लैरिटी है कि वो ABC नॉन कोप्लेनर है। पहले में क्या था कि AB नॉन कोलिनियर हो और R उसी की प्लेन में हो, दूसरे में क्या है जस्ट ABC नॉन कोप्लेनर हो। तो किसी भी R वेक्टर को हम λ1a + λ2b + λ3c लिख रहे हैं और काम आगे हो रहा है। समस्या कब फंसेगी, जब आपके पास वहां वेक्टर A और B है जो नॉन कोलिनियर है, और एक वेक्टर R है जो उसकी प्लेन में नहीं है, और वो R आपको वही AB के टर्म में चाहिए। तो फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट हेल्प करने वाला है। कितने लोग बात समझ गए? क्रॉस प्रोडक्ट क्या हेल्प करेगा, एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है, तो A क्रॉस B एक, अगर A और B नॉन कोलिनियर है तो A क्रॉस B तो कहां गया, इनके प्लेन से परपेंडिकुलर,
तो अगर देखा जाए तो ए बी और ए क्रॉस बी दे आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर, तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D लग जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम अब क्या, हवा में किसी भी वेक्टर आर को दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए और बी के टर्म में कैसे लिख पाएंगे, तो λ1 ए प्लस λ2 बी प्लस λ3 ए क्रॉस। तो जब भी दो वेक्टर का क्वेश्चन आए और तीसरे को उसके टर्म में निकालना है तो ये दोनों बातें थॉट में रहेंगी कि तीसरा अगर उनकी प्लेन में है तो 2D लग जाएगा, तीसरा अगर उनकी प्लेन में नहीं है तो क्रॉस का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से हम एंटर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स के लिए फटाफट 3 पेन लाओ, ठीक है, एक तरह के लिए देना, मतलब हाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में दो प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में दो प्रोडक्ट की बात हो रही है। ये इसी तरह का एक दोनों ला दो, तो तुम्हारा ठीक है हाँ चलो देखो। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में दो तरह की बात होगी, सोच के देखना कब कब ये 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट मीनिंगफुल होगा, जस्ट दिमाग लगाते हैं। तो उन 3 में से किन्हीं दो का डॉट अगर पहले कर दिया तो मीनिंगलेस बात हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 2 का डॉट कर दिया तो वो क्या आ गया, स्केलर, तो तीसरे के साथ कोई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ 2 का क्रॉस करना होगा, तो हम उन 3 में से 2 का क्रॉस करें और तीसरे के साथ या तो डॉट ले या फिर क्रॉस ले, तो यही दो बातें यहां होने जा रही हैं। क्या, 2 का क्रॉस का तीसरे के साथ डॉट, देखो ये एक स्केलर आएगा, तो इसको, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और 2 का क्रॉस का तीसरे से भी क्रॉस, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, मतलब वेक्टर आएगा, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। तो यहां देखो वो जो फिगर बना हुआ है ना, ठीक है, उसको पहले हम यहां ये पेन वाले मॉडल से उसमें तालमेल बिठाते हैं। देखो मेरे हाथ में ऐसे है ये पेन, ये 3 पेन, ठीक है ना, इसमें से ब्लू और रेड को मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये ऐसे फ्लैट है, एक फ्लैट प्लेन पर ब्लू और रेड है, देखा, और जो सी ब्लैक वेक्टर, ब्लैक से वेक्टर बना हुआ है सी, वो हवा में है ना, मतलब ए और बी एक प्लेन में और सी हवा में, ठीक है। अब जरा देखो तो मैंने जो प्लेन में है, ठीक है ना, ऐसे फ्लैट पर जो 2 वेक्टर्स है ना, इनका क्रॉस किया, ठीक है, तो इनका क्रॉस किया, तो इनका क्रॉस कहां जा रहा है, ये बोलो, इनका क्रॉस ये जा रहा है, तो ये देखो वहां ब्लैक से बना हुआ है, घर पे ये प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, ये ब्लैक से बना हुआ है, बोलो। तो सोच के देखो ए क्रॉस बी के लिए मैंने आपको क्या कह रखा है, ए क्रॉस बी सुन के फील क्या होगा, वेक्टर होता है ना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी सुन के देखो मेरा ये पेन फील हो रहा है आपको, है ना, ठीक है। और अब अगर मैं कह रहा हूं ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इन दोनों का कोई रोल ही नहीं है, किसका रोल है, ये पेन का और ये ब्लू पेन का, है ना, ठीक है। इनका क्या लेना है, डॉट, इनका डॉट। तो सोचो अगर इनके बीच का एंगल हमें दिख जाए, काम हो गया, ठीक है। तो देखो इसको फिर अभी यूज करते हैं। देखो यहां पर क्या है, मैं एक काम करता हूं, सुना ध्यान से, केयरफुली। अच्छा देखो यहां पे एक बार वापस समझाता हूं, ये और ये दोनों वेक्टर मान लो कि टैबलेट पे है, मतलब जिस पे मैं लिख रहा हूं उस प्लेन पे है, ठीक है, और ये जो ब्लैक से बनाया है सी वेक्टर, ये हवा में है, ठीक है। तो ए क्रॉस भी हमें एक वेक्टर दिख रहा है जो कि जिस प्लेन पर मैं लिख रहा हूं उससे कहां है, परपेंडिकुलर है, राइट हैंडेड थंब रूल फॉलो करता हुआ है, ठीक है ना। तो अब अगर हम ए क्रॉस बी डॉट सी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वाले एंगल को अगर हम थीटा बोलते हैं, है कि नहीं, तो ये वाले एंगल को अगर हम थीटा बोलते हैं, तो जो अपना ये ए क्रॉस बी डॉट सी आएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी आएगा, इट विल बी एक्चुअली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और मॉड ऑफ सी और
कॉस थीटा। ठीक है, अब फर्दर इसके अंदर और घुसना चाहते हैं अगर, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ए और बी है इनके बीच का एंगल कुछ मान लेता हूं अल्फा, है ना। तो मैं ये जो मॉड ए क्रॉस बी है इसको लिख लेता हूं मॉड ए मॉड बी साइन अल्फा और इनटू मॉड सी कॉस थीटा। तो ये हमें जो रिजल्ट दिखा वो क्या दिखा, ए बी सी साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा के लिए क्या बोलोगे, मतलब यहां पर ये जो ए क्रॉस बी डॉट सी आया, ए क्रॉस बी डॉट सी आया, है ना, इसको हम ये नोटेशन भी देते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये लिखे बात एक ही है। और इसका हमें रिजल्ट क्या मिला, ए बी सी और साइन अल्फा कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या हुआ, ए क्रॉस बी एंगल सी हुआ थीटा एंड अल्फा ए एंगल बी अल्फा। ठीक है, अब देखो, तो ये अपनी बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग बन गई। बॉक्स को हम क्या कह रहे हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, मतलब जिस ऑर्डर में इन दोनों का क्रॉस लिया है वो दोनों वेक्टर यहां रख दिया और जिससे डॉट लिया है उसको यहां रख दिया, और अब के बाद हम इसको पढ़ रहे हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो अब कुछ बातें निकल के आने लगी। ठीक है, क्या कि बॉक्स ए बी सी की रेंज क्या होगी, तो बॉक्स ए बी सी की रेंज होगी माइनस ए बी सी से ए बी सी। ठीक है ना, और ये कब होगी जरा सोचो, तो जरा देखना कब होगी ये सोचो। तो यहां पर आप बॉक्स ए बी सी का मैक्स क्या कह रहे हो, ए इंटू बी इंटू सी। तो ए इंटू बी इंटू सी कहने का मतलब साइन अल्फा भी 1 कॉस थीटा भी 1। अच्छा, दोनों -1 का तो स्कोप ही नहीं बनेगा, क्योंकि अल्फा तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, तो वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है, 0 से पाई के अंदर होता है, तो साइन तो कभी नेगेटिव जा ही नहीं पाएगा। तो सोचो अगर हम साइन अल्फा को 1 बना रहे हैं और कॉस थीटा को 0 बना रहे हैं, तो जरा देखो क्या हुआ, अरे ध्यान दो, देखो यहां क्या हुआ। तो आपको साइन अल्फा 1 का मतलब ये देखो ऐसे ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और कॉस थीटा 1 मतलब थीटा 0 ये आ गया, है ना। तो क्या फील हो रहा है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जिसमें दे आर फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड सिस्टम, दे आर फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड सिस्टम। सोच के देखो, हमेशा राइट हैंडेड सिस्टम बनाएगा, 2 का क्रॉस मतलब 2 का जो है वो तीसरा जा रहा है ना। आईजे के इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल हूं, बोलो है ना। तो राइट साइड वाली इक्वालिटी कब होल्ड कर रही है, जब थीटा 0 है और अल्फा 90 डिग्री है। जरा यहीं लेफ्ट साइड वाली इक्वालिटी देखो कब होल्ड करती है। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड वाली इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब देखो मतलब माइनस एबीसी हो जाए, बॉक्स एबीसी माइनस एबीसी कब होगा, तो कॉस थीटा हो जाए -1 और साइन अल्फा हो जाए 1। तो कॉस थीटा -1 और साइन अल्फा 1, तो साइन अल्फा 1 मतलब ये टैबलेट के प्लेन में जो 2 वेक्टर्स है वो तो परपेंडिकुलर हो गए, है ना। और अब देखो ये क्या था, ए क्रॉस बी, तो अब इससे पाई एंगल बनाता हुआ कहां गया, ऐसे नीचे। तो देखो गौर करो, फिर से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बन रहा है। हमारे लेफ्ट हैंड से अगर आप थंब रूल लगाओगे तो ये पूरा उसको फॉलो करेगा। आरिवासन में तो चाहे राइट साइड की इक्वालिटी हो चाहे लेफ्ट साइड की इक्वालिटी हो, आपको क्या फील हो रहा है कि वेक्टर्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो यहां पे यही मैं एक लाइन यहां लिख लेता हूं कि लेट ए बी सी नॉन जीरो, मतलब नॉन नल वेक्टर्स की बात हो रही है, देन बॉक्स ए बी सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी implies the 3 vectors
the three vectors are mutually perpendicular. Vectors are mutually perpendicular. Mutually perpendicular. And they will form a right-handed system. They will form a right-handed system. Right-handed सिस्टम. ठीक है. अब अच्छा, लेफ्ट साइड वाले के केस में भी क्या होगा? म्यूचुअली, लेफ्ट वाले के केस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, है ना. लेकिन इस केस में लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो, वो अलग से लिख नहीं रहे. हियर ऑल्सो यहां पे लिख देता हूं, बॉक्स ए बी सी अगर माइनस ए बी सी है ना, तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे? दिस विल इंप्लाई, this will imply क्या? The three vectors are mutually perpendicular. The three vectors are mutually perpendicular. Perpendicular. और यहां पर ये थंब रूल के हिसाब से लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाएंगे. इनफैक्ट यहां से एक फैक्ट माइंड में रखना कि कभी भी आपको तीन वेक्टर के लिए बोला राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं क्या, तो सिंपल है, बॉक्स पॉजिटिव होना चाहिए. बॉक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तो दे विल फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम. ठीक है. अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये एक्चुअली लिखा हुआ है, सॉरी. ठीक है, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना. तो यहां पर कह रहा है वही, लेट ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, देन बॉक्स ए बी सी इक्वल टू ए बी सी इंप्लाइज दिस, बॉक्स ए बी सी इक्वल टू माइनस ए बी सी इंप्लाइज दिस, है ना. और अब एक और मजेदार बात, अगर बॉक्स एबीसी 0 हो रहा है, तो बॉक्स एबीसी 0 होने का मतलब क्या हुआ? बॉक्स एबीसी 0 होने का मतलब देखो, लाओ वापस पेन दो. बॉक्स एबीसी को अगर 0 होना है तो देखो क्या हो सकता है? नॉन नल वेक्टर्स है एबीसी, ठीक है ना. तो अगर बॉक्स को 0 होना है तो क्या रास्ता है? या तो साइन 0 हो या कॉस 0 हो. बोलो, तो साइन 0 या कॉस 0. तो पहले कॉस 0 पे बात करते हैं. तो कॉस 0 का मतलब थीटा क्या? π/2. तो जरा देखना, तो थीटा π/2 का मतलब ये पेन कहां आ गया? इसी प्लेन में आ गया. नहीं समझे? मेजर कहां से होता है? परपेंडिकुलर से. तो थीटा को अगर π/2 होना है तो वो जो तीसरा वेक्टर है सीधा इसकी प्लेन में आ गया. तो या तो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाए अगर तीन अलग अलग डायरेक्शन है तो, या फिर देखो एक रास्ता तो यह भी हो सकता है कि साइन अल्फा 0 हो जाए. तो साइन अल्फा 0 मतलब ये गायब, है ना. या फिर ये. तो इस केस में क्या होगा? वो जो तीन वेक्टर्स हैं उन तीन वेक्टर्स में से कोई भी एक पेयर अगर कोलिनियर हो जाए, कोई भी एक पेयर अगर कोलिनियर हो जाए, ठीक है ना. मतलब या तो तीनों वेक्टर सेम प्लेन में आ जाए अगर तीन डिफरेंट डायरेक्शन है तो, या फिर इन तीन में से कोई दो कोलिनियर हो जाए. इन दोनों ही केस में हम क्या कहेंगे कि बॉक्स जो है वो 0 है. हाँ, प्रोवाइडेड नॉन नल वेक्टर्स की बात हो रही है. तो देखो वही बात यहां लिखी हुई है कि बॉक्स एबीसी 0 इंप्लाइज एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर कोलिनियर और एबीसी आर कोप्लेनर. अब देखो यहां तीसरा पॉइंट जो है, कह रहा है लेट ए बी सी बी 3 पेयर वाइज नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. लेट ए बी सी बी 3 पेयर वाइज नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. मतलब नाउ वी आर श्योर कि वी हैव गॉट 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है ना. मतलब पेयर वाइज नॉन कोलिनियर श्योर कर लिया. तो यहां पर अब बॉक्स का सीधा सीधा तालमेल कोप्लेनरिटी से है, ठीक है. क्या? बॉक्स का 0 होना बोलेगा तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है, बॉक्स का नॉन 0 होना बोलेगा तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है. अब ये बहुत काम की चीज, ठीक है ना. क्वेश्चन सॉल्विंग में खूब यूज होती है. लेकिन ये मैनिपुलेशन कब? जब हम श्योर हैं कि वी हैव गॉट 3 डिफरेंट डायरेक्शंस. तो उसी के लिए यहां पे ये श्योरिटी की गई कि भाई ए बी सी ऐसा लेते हैं कि वो पेयर वाइज नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, ठीक है ना. तो बॉक्स का 0 होना विल एम्प्लाई द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर. बॉक्स का नॉन 0 होना विल एम्प्लाई द 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है.
एक और पहला तरीका हमारे पास था कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर अगर हो रहे हैं तो एक को बाकी 2 के स्केलर मल्टीपल के सम में लिख सकते हैं। ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो ए को हम बी सी के स्केलर मल्टीपल के सम में यूनिकली लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो तो एक तरीका था ही, उससे बेहतर तरीका ये, जैसे ही कोप्लेनिटी की बात आई सीधा सीधा किससे रिलेट करेंगे? बॉक्स से। अच्छा, आपको लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब भी समझा रखा है कि 3 वेक्टर के लीनियरली डिपेंडेंट होने का सीधा सीधा मतलब है वेक्टर्स का कोप्लेनर होना। 3 वेक्टर्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का सीधा सीधा मतलब है वेक्टर्स का नॉन कोप्लेनर होना, ठीक है ना। तो आपको इस तरह के 3 वेक्टर जो पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है उनमें बोल दिया कि दे आर कोप्लेनर या दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, बोथ केस में बॉक्स इज 0, ठीक है। या फिर आपको बोल दिया कि द 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर या फिर द 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। दोनों के केस में मैनिपुलेशन है, बॉक्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। चलो अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड, है ना। तो पहले तो ज्योमेट्री से आपको यह पता होना चाहिए कि किसी पैरेललोपाइड का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द 3 कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइड, देन इट्स वॉल्यूम इज बॉक्स एबीसी का मॉड। फोकस रहिएगा एकदम, इट्स वॉल्यूम इज बॉक्स एबीसी का मॉड, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, अगर एबीसी किसी पैरेललोपाइड के 3 कोटर्मिनस एजेस हैं तो मैं अगर ये ब्लू वाला सिनेरियो यहां से उड़ा दूं तो देखो ये डिट्टो वही डिस्कशन है जो अभी हम कर रहे थे, नहीं? जैसे वहां जो एबीसी था वही एबीसी तो यहां भी है, एकदम सेम, ठीक है। तो अब अगर हम इसका वॉल्यूम लिखना चाह रहे हैं तो बेस एरिया इंटू हाइट करना चाह रहे हैं, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस क्या हुआ? ये पैरेललोग्राम। बेस क्या हुआ? ये पैरेललोग्राम, और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो ये तो अपने पास अब इसकी क्लैरिटी है, हम इसको बोलेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और हाइट का देखें तो जरा सोच के देखो, अगर हम ये वाले एंगल को थीटा बोल रहे हैं, ये वाले एंगल को, है ना, और यहां से परपेंडिकुलर गिराया हुआ है ना, तो ये भी तो थीटा होगा। ये वही थीटा है जो अभी वहां था फिगर में, सेम थीटा है ना। तो आप सोच के देखो, आपको यहां जो ये एच दिख रहा है अगर हम इसको मिला दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। तो आपको क्या फील होगा? सी कॉस थीटा, यस और नो? सी कॉस थीटा का मॉड। तो सी कॉस थीटा का मॉड मतलब इनटू सी, यस और नो? अब अगर देखो तो ये बॉक्स ही तो लिखा हुआ है ना। बॉक्स एबीसी क्या था? तो बॉक्स एबीसी की शुरुआत कहां से की थी हमने? कि मॉड ए क्रॉस बी, मॉड सी और कॉस थीटा। हाँ, तो यहां पर आपको यहां से क्या फील हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ ए बी सी और बाहर मॉड, ठीक है। अब नेक्स्ट कहानी क्या है? एक टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है ना। अब एक टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम की बात हो रही है, कह रहा है लेट ए बी सी बी द 3 एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन, देन इट्स वॉल्यूम इज 1/6 बॉक्स एबीसी का मॉड, ठीक है। अब ज्योमेट्री से आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। कोई भी आप बेस यूज कर सकते हो यहां, ठीक है। तो जरा देखो, तो मैं यहां पर ये वॉल्यूम लिखना चाह रहा हूं, ठीक है ना। मैं यहां पर ये वॉल्यूम लिखना चाह रहा हूं, क्या लिखना चाह रहा हूं? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, जिसमें
हमने क्या यहां पे डिसाइड किया है कि एक टेट्राहेड्रन जिसके 3 एजेस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, 3 एजेस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, यहां कोटर्मिनस बोलने का कोई तुक नहीं है, यहां था एक पैरेललोपाइड के 3 एजेस एक ही इनिशियल पॉइंट से चले या एक ही टर्मिनल पॉइंट पे आए, ये जरूरी नहीं है, इसलिए यहां कोटर्मिनस एजेस बोलना जरूरी है। देखो इसलिए क्या लिखा हुआ है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द 3 कोटर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइड। यहां पे क्या बोल रहा है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द 3 एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन, ठीक है। अब जरा देखो, मैं कुछ चीजें यहां से इरेज करता हूं, तो कुछ चीजें अगर मैं इरेज, अरे सॉरी, अच्छा ये इसे ट्रायंगल बना हुआ, देखो मैं एनीवेज छोड़ो, यहां पे देखो एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, ये दोनों प्लेन में बोलो, और तीसरा वेक्टर सी हवा में, सेम, ठीक है। तो अब आप अगर बात करोगे यहां पे 1/3 बेस एरिया की, तो देखो बेस एरिया का मतलब ये ट्रायंगल का एरिया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो ये 1/3 इंटू हाफ मॉड ए क्रॉस बी, ठीक है ना, और इंटू, अब हाइट की बात करें तो देखो ये वही वाला, बेसिकली यहां अल्फा मत लिखो, ये थीटा हो गया अपना, वहां जो थीटा रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, विजुअलाइज हो रहा है क्या ये थीटा है? कैसे, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालें, नहीं तो यहां से अगर हम ये परपेंडिकुलर डालें, तो अगर ये वाला एंगल ये वाला थीटा है तो ये भी तो थीटा, और ये वही सी कॉस थीटा वाली बात हो रही है, ठीक है ना। यहां से हटा देता हूं, अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो आपको यहां पे ये जो हाइट h है, ये हाइट h को आप क्या लिख सकते हो, हाइट h को आप लिख सकते हो मॉड सी इंटू कॉस थीटा का मॉड, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये क्या डिराइव होके आ गया, 1/6 बॉक्स एबीसी का मॉड, ठीक है ना। तो एक बार समराइज करते हैं वो सारे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स एक साथ। किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स वेक्टर के फॉर्म में पता है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो उनका क्रॉस करके जैसे ही मॉड लिया तो हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया मिल गया। किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स पता है, ए वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में, तो उनका क्रॉस करके मॉड लिया, हाफ लगाया, तो उस ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स वेक्टर के फॉर्म में पता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जैसे उनका क्रॉस किया, मॉड लगाया, हाफ लिखा, तो अपने को उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया, ठीक है। यहां से 2 नई बातें पता चली कि एक पैरेललोपाइड जिसके 3 कोटर्मिनस एजेस मींस देखो वो और ये कॉमन इनिशियल पॉइंट या कॉमन टर्मिनल पॉइंट, तो एक पैरेललोपाइड जिसके 3 कोटर्मिनस एजेस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में पता है, तो जैसे उनका मैं बॉक्स लूंगा और मॉड लगाऊंगा तो मुझे उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम मिल गया। किसी टेट्राहेड्रन के कोई भी 3 साइड्स वेक्टर के फॉर्म में पता है, तो जैसे ही मैं बॉक्स लूंगा, मॉड लगाऊंगा और 1/6 करूंगा तो हमें उस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम मिल गया। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात हो रही है कि अगर 3 वेक्टर्स आईजे के टर्म में हो तो बॉक्स एबीसी कैसे निकालें। तो देखो साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है, बॉक्स एबीसी का मतलब होगा जिस ऑर्डर में यहां पर हम वेक्टर्स ले रहे हैं उसी ऑर्डर में उनके डायरेक्शन रेशियोज रो वाइज लिख देंगे, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको सोचते हैं। तो जरा देखो, बॉक्स एबीसी को आप कह सकते हो, बॉक्स एबीसी को आप कह सकते हो ए क्रॉस बी, है ना, डॉट सी। अब ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब क्या हुआ, तो आई जे के, ठीक है ना, और A1 A2 A3 B1 B2 B3
और डॉट C1i प्लस C2j प्लस C3k। अब जरा देखो तो एक चीज कि अगर मैं इस वाले डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अबाउट खोल दूं, तो फर्स्ट रो के अबाउट खोलोगे तो क्या हुआ, बेसिकली इसका कोफैक्टर इंटू आई कैप, इसका कोफैक्टर इंटू जे कैप, इसका कोफैक्टर इंटू के कैप का सम क्या दे देगा, ये डिटर्मिनेंट, बोलो ना। तो आप सोचो तो ये क्या दिखा, ये दिखा हमें, ध्यान से देखना, C11 आई कैप प्लस C12 जे कैप प्लस C13 के कैप और उसके साथ ये डॉट C1i प्लस C2j प्लस C3k, है ना। अब ये हमें क्या फील करा रहा है, C11 इंटू C1 प्लस C12 और प्लस C13 इंटू C3। अगर देखा जाए तो जस्ट इस वाले को और इसको कंपेयर करो तो ijk इज रिप्लेस्ड बाई C1 C2 C3, यस और नो। तो ijk इज रिप्लेस्ड बाई C1 C2 C3, तो इसका मतलब आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, देखना ध्यान से, C1 C2 C3 A1 A2 A3 और B1 B2 B3, बोलना जरा यस और नो। जस्ट ये रो इज रिप्लेस्ड बाई दिस, बात तो एक ही है। और अब अगर देखा जाए तो इससे इजीली हम यहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसको हम अब के बाद दिमाग में सेव रखते हैं कि जिस ऑर्डर में हम यहां बॉक्स के अंदर चीजें रख रहे हैं उसी ऑर्डर में अगर हम उनके डायरेक्शन रेशियोज रो वाइज रख दें तो हमें सीधा बॉक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट निकालने से मिल जाएगी। तो नाउ बॉक्स इज कनेक्टेड टू डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टी यहां काम आने लगी और फटाफट कई सारी चीजें दिखनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो ये वाली चीज कि हम A क्रॉस B डॉट C बोले, ध्यान से सुनना, ये बहुत यूजफुल चीज है। हम A क्रॉस B डॉट C बोले या A डॉट B क्रॉस C बोले, बात एक ही होगी। कैसे, तो इसको भी समझते हैं। देखो क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C को हम कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिए, B क्रॉस C डॉट A। अब B क्रॉस C डॉट A, B क्रॉस C डॉट A को जितनी आपकी समझ है उस हिसाब से आप इसको बॉक्स BCA लिख रहे हो, है ना। अब बॉक्स BCA का मतलब क्या, B का DR फर्स्ट रो में, C का DR सेकेंड रो में, A का DR थर्ड रो में। अब डिटर्मिनेंट में अपनी प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक पेयर ऑफ रो आप इंटरचेंज करते हो तो साइन पलटता है। तो आप देखो यहां कितने बार चेंज हो रहा है, 2 बार, तो ये वापस ABC आ गया। तो अब यहां पर देखो, अब इसके लिए एक मैं मजेदार लाइन बोलूंगा, गौर करना, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, है ना। डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। देखो क्या हुआ, ऑर्डर तो वही ABC मेंटेन्ड है। यहां क्या है, AB में क्रॉस और फिर C के साथ डॉट, यहां पे क्या है, BC में क्रॉस और A के साथ डॉट। तो फीलिंग क्या आ रही है कि डॉट और क्रॉस का पोजीशन चेंज हो गया, ABC का ऑर्डर नहीं चेंज हुआ है, डॉट और क्रॉस का पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। आगे मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। अब देखो डिटर्मिनेंट की कई सारी प्रॉपर्टीज फटाफट दिखने लग गई। अब जैसे देखो ABC बोले, BCA बोले, CAB बोले, बात तो एक ही है। क्या हो रहा है, दो चेंजेस कर रहे हैं तो वापस वही बन जाएगा। लेकिन अगर कोई एक चेंज कर रहे हैं तो यहाँ कैसा साइन आ जाएगा, माइनस साइन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB इक्वल टू माइनस BAC। अच्छा, बॉक्स के अंदर अगर कोई दो वेक्टर सेम हो गए तो बॉक्स क्या हो जाएगा, 0। ये तो वहां से भी पता है, कोलिनियरिटी से भी पता है, डिटर्मिनेंट से भी फील हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको वेक्टर में कुछ स्केलर मल्टीप्लाइड है तो ये सारे स्केलर्स को आप बाहर खींच सकते हो, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी।
क्या होता है, एक रो या एक कॉलम से कॉमन मल्टीपल को हम बाहर निकाल सकते हैं या अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो, जैसे यहां एक बॉक्स लिखा है ए प्लस बी और सी डी, तो आप इस बॉक्स को इन दोनों के अबाउट स्प्लिट कर सकते हो। कहां से, एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में बांट सकते हैं या दो डिटर्मिनेंट को क्लब करके एक में ला सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का बॉक्स जो होगा इट विल बी एक्चुअली 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी। अब जरा इसको देखते हैं, तो मैं यहां पर a प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए लेके चलता हूं। सॉरी, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए लेके चलता हूं, और जरा देखना बाहर तो ए प्लस बी ही रहने दिया, और अंदर अब क्रॉस करते हैं, तो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी हो गया 0 और प्लस सी क्रॉस ए। अब क्या होगा, अब यहां पर ए को पहले इन तीनों से डॉट करेंगे, फिर बी को इन तीनों से डॉट करेंगे, तो जरा देखना ए के साथ बी सी का डॉट इट इज बॉक्स ए बी सी, फिर ए के साथ बी ए का डॉट बी क्रॉस ए का डॉट इट इज बॉक्स ए बी ए मतलब 0, फिर ए का सी क्रॉस ए के साथ डॉट मतलब बॉक्स ए सी ए मतलब ये भी 0, फिर बी का बी क्रॉस सी से डॉट बॉक्स बी बी सी मतलब 0, बी का बी क्रॉस ए से डॉट बॉक्स बी बी ए मतलब 0, और बी का सी क्रॉस ए से डॉट तो बॉक्स बी सी ए। नहीं, एक बार तो लिखो भाई, है ना, ऑर्डर मेंटेन करेंगे, फिर उसके बाद हमें दिख जाएगा अरे ये तो एक्चुअली बॉक्स ए बी सी, बॉक्स बी सी ए जो है वो बॉक्स ए बी सी ही तो है। तो ये यहां पर 2 बॉक्स ए बी सी, ठीक है। अब देखो एक मजेदार ऑब्जर्वेशन कि अगर हम यहां पे सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ 3 वेक्टर्स ले लें तो इनका बॉक्स हमेशा 0 आएगा। सोच के देखो क्यों, ये कैलकुलेशन यहां डिटो सेम होगा, बस प्लस माइनस के फर्क के साथ, है ना। और क्या आएगा, सबसे स्टार्ट वाले में प्लस आएगा, सबसे लास्ट वाले में माइनस आएगा, और वो कट के क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहां से क्या रहा कि कैसा भी 3 वेक्टर हो एबीसी, उनका पेयर वाइज डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा कोप्लेनर होगा, उनका पेयर वाइज डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा कोप्लेनर होगा। मतलब अगर हमें कभी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स अज्यूम करना है तो वहां पे पेयर वाइज डिफरेंस भी एक तरीका है। बाकी तो हम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी 2 वेक्टर नॉन कोलिनियर ले लो और उसका स्केलर मल्टीपल का सम लिख दो, तो आपको तीसरा जो वेक्टर मिला वो क्या हुआ, उनके साथ कोप्लेनर ही तो हुआ, ठीक है ना। तो यहां से दोनों बातें ध्यान में रखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का बॉक्स हो गया 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का बॉक्स हो गया 0, ठीक है। अब देखो इनफैक्ट अब क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट की भी कोई चीज यहां से दिखी तो आप उसको बॉक्स से डील कर सकते हो। ज्यादा बड़ा क्या होगा लिखना, डिटर्मिनेंट की बॉक्स, डिटर्मिनेंट बड़ा होगा, बॉक्स छोटा होगा, तो आप डिटर्मिनेंट की चीज को भी बॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जरा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिकॉल करो, क्या सिखाया था, एक का रो दूसरे का कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग भिड़ाते जाते हैं। अच्छा, हम करते रो कॉलम है लेकिन अपने पास फ्रीडम सबका है, रो का है, कॉलम का है, कॉलम रो का भी है, ठीक है ना। तो जरा सोचो, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, है ना। तो 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जब लिखोगे तो यही वाली बात तो आएगी, ठीक है ना। अब इसको मैं लर्न कैसे रखता हूं, तो देखो एक बार इसको यहां से मैं, देखो ये यहां से मिटाता हूं, समझना ध्यान से। अब देखो ये मैंने क्या किया, एबीसी 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 रो वाइज लिख दिया, क्या किया, एबीसी 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 रो वाइज लिख दिया, और एबीसी
एबीसी एबीसी कॉलम वाइज लिख दिया और इनका डॉट। लर्न हुआ? ठीक है, फिर से देखो, एबीसी 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 रो वाइज, एबीसी 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 कॉलम वाइज लिख के डॉट मार दो, आपको बॉक्स एबीसी का स्क्वायर मिल गया। अब यहां से एक और जरूरी बात माइंड में सेट करो, इंपॉर्टेंट, कि कभी भी आपको 3 वेक्टर्स ऐसे गिवन है, सुना ध्यान से, कभी भी आपको 3 वेक्टर्स ऐसे गिवन है कि उनका मैग्नीट्यूड पता है, उनका मैग्नीट्यूड पता है और उनके पेयर वाइज एंगल्स पता है ना? मतलब ए एंगल बी पता है, बी एंगल सी पता है, सी एंगल ए पता है ना? तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और तीनों के पेयर वाइज एंगल्स पता है। तो अगर बॉक्स की जरूरत पड़ी तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? क्यों? क्योंकि आपको यहां पर अगर ए बी सी के मैग्नीट्यूड पता है ना, और उनके बीच का एंगल पता है, तो आपको ए डॉट ए पता है, बी डॉट बी पता है, सी डॉट सी पता है, ए डॉट बी पता है, बी डॉट सी पता है, सी डॉट ए पता है। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज है अच्छे क्वेश्चंस में। केयरलेस होंगे तो हम जबरदस्ती ज्योमेट्री में घुस जाते हैं, जबकि पता चला नॉर्मल इस तरीके से बॉक्स एबीसी आ चुका है। ठीक है ना? तो जैसे ही आपको ये सिनेरियो मिला तो तुरंत इसकी याद आनी चाहिए कि भाई बॉक्स एबीसी स्क्वायर का मतलब हुआ एबीसी 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 रो वाइज लिख दो, एबीसी 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 कॉलम वाइज लिख दो, डॉट मार दो, है ना? तो देखो क्या हो रहा है, सुना, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सेम सेम भिड़ रहे हैं। और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या है? पेयर वाइज डॉट। डायगोनल एलिमेंट सेम सेम, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स पेयर वाइज डॉट। देखो ए डॉट बी, बी डॉट ए डॉट सी डॉट ए, बी डॉट सी डॉट। ठीक है? अब देखो, अब कहानी को यहां से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D कहता है कि स्पेस में कहीं भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो किसी चौथे वेक्टर को हम उन 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं, है ना? तो मान लो कि एक सिनेरियो कंसिडर किया कि बॉक्स पी क्यू आर इज नॉन जीरो। बॉक्स पी क्यू आर इज नॉन जीरो मतलब आपको पी क्यू आर क्या दिख रहे हैं? नॉन कोप्लेनर। तो पी क्यू आर नॉन कोप्लेनर दिख रहे हैं, तो आप स्पेस में किन्हीं 3 वेक्टर एबीसी को इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर लिख सकते हो, है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पेस में जब तीनों वेक्टर्स किसी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के टर्म में लिखे हुए हैं तो उनका बॉक्स क्या, ठीक है ना? तो देखो उनका बॉक्स ये भी हम इजीली डिराइव कर सकते हैं, जैसे अभी वहाँ आईजेके का डिराइव किया था। उनका बॉक्स ये आएगा, क्या होगा? तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के जो पी क्यू आर के कोफिशिएंट्स हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, उनका डिटर्मिनेंट और इनटू बॉक्स PQR। अब देखो यहीं पे अगर IJK के टर्म में होते तो यहां क्या क्रिएट होता? बॉक्स IJK, और बॉक्स IJK क्या बन जाता? 1 बन जाता। तो वही वाली बात यहां से आ जाती। तो अब ये और जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू हो गया इसकी जो हम बात कर रहे थे। ठीक है? तो अब जितनी तैयारी हमें बॉक्स के लिए करनी थी हम कर चुके। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चंस में एंटर करते हैं। तो देखो क्या है, कह रहा है इफ यू दिस वी दिस और W वेक्टर एक अरे ध्यान दो, उसको उठा आगे, उधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, नहीं काट रहे हो। देखो U वेक्टर B वेक्टर नोन है, W वेक्टर आर्बिट्ररी है, और कह रहा है ऐसे आर्बिट्ररी है कि उसका मॉड 1 है ना? तो कह रहा है देन फाइंड बॉक्स UVW मैक्स, देन फाइंड बॉक्स UVW मैक्स। अब देखो बॉक्स UVW मैक्स, तो हमने तो क्या पढ़ा है कि बॉक्स, अरे कहां पेन चला रहे हो? बॉक्स UVW मैक्स हमने क्या पढ़ा है कि ये होगा U इंटू V इंटू W। लेकिन खाली यही तो नहीं पढ़ा है कि ये होगा, कब होगा वो भी देखते हैं। तो कब होगा तो उसमें अल्फा और थीटा पे रेस्ट्रिक्शन आता है ना, कि थीटा हो जाए 0, अल्फा हो जाए 90 डिग्री। तो आपके पास 2 वेक्टर तो नोन है, तो इनके साथ तो कोई जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। आ रही बात समझ में? तो तुरंत वहां से सोचेंगे कि नहीं वो फंडा लगा नहीं सकते। तो देखो मैंने इसका रास्ता क्या निकाला, मैं यहां पर बॉक्स UVW को लिख लेता हूं
अच्छा, जिस समय से हमने देख लिया कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, तो हम किसी भी दो का क्रॉस के साथ तीसरे का डॉट करेंगे, बस ऑर्डर हेरफेर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने इसको लिखा, देखना, u क्रॉस v डॉट w, और इसको हमने क्या लिख लिया, मॉड ऑफ u क्रॉस v और मॉड ऑफ w इंटू कॉस। अब देखो काम खत्म है, क्या हुआ, तो मॉड ऑफ u क्रॉस v तो आपको पता है। अच्छा, क्या सिखाया है आपको, अगर मॉड चाहिए क्रॉस का तो आप लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से काम कर सकते हो। क्या था, इसका स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस, है ना, इसके यूज टू हो गए तो सीधा हम वो वैल्यू लिख लेते हैं, u स्क्वायर v स्क्वायर कितना हो गया, तो यहां पर ये हो गया 6 और 3 18, और माइनस u डॉट v, तो 2 4 कितना हो गया 40, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो देयरफॉर बॉक्स u v w मैक्स इज रूट 14 इंटू 1, है ना, मॉड w तो 1 हो गया, और कब, व्हेन कॉस थीटा इज 1, यानी कि थीटा इज 0, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड लैम्डा फॉर विच, ये 3 वेक्टर्स है, फाइंड लैम्डा फॉर विच, ये 3 वेक्टर्स है, लैम्डा प्लस 1 आई कैप, लैम्डा के कैप माइनस 3 जे कैप एंड दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट होना मतलब दे आर क्या, कोप्लेनर, और कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स क्या होना चाहिए, 0। तो बॉक्स 0 होना चाहिए, तो जरा देखो यहां पर सीधा हम डिटर्मिनेंट को 0 लिखेंगे, और एक चीज यहां ध्यान रखना, ये जानबूझ के कई बार करते हैं, यहां ऑर्डर चेंज किया हुआ है, केयरलेस होंगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब तीनों वेक्टर्स के dr लिखिए, लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 और माइनस 3 लैम्डा और लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगा के लैम्डा को सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब अगर यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ तो देखो सबका जोड़ दो, तो R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो रहा है 2 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा और लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, तो ये अपने पास 2 इंटू लैम्डा माइनस 1, और यहीं पे ऑपरेट कर लेते हैं, 1 1 1 दिख रहा है, तो 1 1 1 दिख रहा है, तो फर्स्ट को बाकी दो में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पहला तो रह गया एज इट इज 1 लैम्डा माइनस 3, और यहाँ पर 0 1 लैम्डा प्लस 3, ठीक है ना, बात नहीं, और लास्ट 0 माइनस 3 माइनस लैम्डा और लैम्डा प्लस 4, है ना। तो ये आ गया अपने पास 2 लैम्डा माइनस 1, और अंदर क्या हो गया लैम्डा प्लस 4 और लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो लैम्डा प्लस 3 का स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9, तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया 2 लैम्डा माइनस 1 और इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा। अब यहाँ से काम खत्म है, अब इसका तो d लेस देन 0 है नहीं, तो यहाँ से कुछ नहीं है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। फिर देखो अब कह रहा है द एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड आर ऑफ यूनिट लेंथ एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स a कैप b कैप c कैप सच दैट पेयर वाइज डॉट इनका हाफ है, मतलब हर वेक्टर, हर एडजेसेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया π/3, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। अच्छा देखो, इतना घुमा फिरा के कि द एजेस ऑफ अ पैरेलल पाइप आर ऑफ यूनिट लेंथ एंड आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स। तो इतना घुमा फिरा के कहना चाह रहा है कि जो पैरेलल पाइप आप बनाओगे उसका एक एज हुआ ए कैप, दूसरा एज हुआ बी कैप और तीसरा एज हुआ सी कैप, और आपको इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो किसकी याद आनी चाहिए? बॉक्स एबीसी के स्क्वायर। ठीक है, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर करते ही आपका काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको पेयर वाइज डॉट पता है ना, और उनका मॉड भी पता है। ठीक है, अब एक मिसकॉन्सेप्शन, मैं अगर अभी उतना जोर दे के वहां नहीं समझाता और सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछता तो आप इसके अंदर की ज्योमेट्री में फंस जाते। ठीक है, और देखो कैसे फंसते। आप बोलते कि सर एक काम करते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट से इसको टैकल करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, तो बेस एरिया के लिए तो हाफ मॉड ए क्रॉस बी। देखो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ये लिख मत लेना, गलत है, ऐसा है ना, बेस एरिया और इंटू हाइट। ठीक है, तो इंटू हाइट का मतलब ये एंगल पाई बाई 3। ठीक है, हाँ? तो आप बोलोगे हाफ मॉड ए क्रॉस बी और इंटू सी कैप का मॉड और इंटू कॉस पाई बाई 3। सॉरी, कॉस नहीं, साइन। एक तो मैंने हाफ यहां गलत लिख लिया, मॉड ए क्रॉस बी और इंटू मॉड सी और साइन पाई बाई 3। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये नहीं बोलता कि गलत है ना, तो आप में से अगर मैं शुरू में ही समझाता, देखो ये ऐसे भी सॉल्व होगा, है ना, तो आप कहते हैं हाँ ठीक ही तो है सर। कितने लोगों को अभी भी लग रहा है ठीक ही तो है? गलती क्या है? नहीं होगा, है ना। आपको अगर, लाओ पेन लाओ, देखो आपको अगर ये ब्लंडर है, एकदम ब्लंडर क्या है कि देखो ये 60 पर इंक्लाइंड है, मतलब 60 एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ठीक है ना, और तीसरा भी ऐसा है जो 60 बना रहा है ना। तो आप पता है कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पे इस फिगर के, अगर किसी को ये घटिया थॉट आया है ना, तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि यहां हम ये पेन का पोजीशन कुछ भी चेंज करें, ये 60 है ये 60 है तो हमेशा 60 हो, ऐसा थोड़ी ना होगा। पेन का पोजीशन थोड़ा सा चेंज होना और एंगल बदल गया। हाँ, वो सिमेट्री ऐसी है कि यही एंगल 2 बार आ रहा है, एक बार इधर एक बार उधर, है ना। तो यहां पर ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर घुसने की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही हमने देखा कि हमें पेयर वाइज डॉट पता है ना, और उनका मैग्नीट्यूड पता है, बल्कि ये तो बहुत आसान वाला सिनेरियो हो गया। ठीक है ना, सारे यूनिट वेक्टर है ना, तो तुरंत यहां पर हम बॉक्स ए कैप बी कैप सी कैप का स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? अब सुनो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, क्या लिख लिया? रो वाइज। और वैसे ही हम ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी लिख लेते हैं कॉलम वाइज। ठीक है ना, तो ये लिखते ही हमें बॉक्स एबीसी का स्क्वायर मिल गया है। और अगर आप देखो तो आप यहां डायगोनली तो भर पा रहे हो 1 1, है कि नहीं, और बाकी सब जगह हाफ। डायगोनली 1 1 भर पा रहे हो और बाकी सब जगह हाफ भर रहे हो। ठीक है ना, तो ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आएगी हाफ। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी हाफ। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये हाफ आया,
है ना, देखो ना कर लेते हैं, 1 आएगा तो 1 माइनस 1/4, फिर हाफ आएगा तो 1/4 माइनस हाफ, और फिर हाफ आएगा तो 1/4 माइनस हाफ, ठीक है ना। तो ये अपने पास कितना आ गया 3/4, यहाँ से आ गया माइनस 1/8, और यहाँ से माइनस 1/8, है ना, कितना आ गया। तो एनीवे आप इसको, अब ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला डेटा है, तो आपको कभी भी ऐसा 1 1 1 हाफ 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 दिखा, मस्त एकदम आप यूज कर लेंगे। अरे बहुत यूज होने वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिखा, तो वॉल्यूम V ऑफ द पैलोपाइप क्या बोलेंगे, मॉड बॉक्स A कैप B कैप C कैप, एंड दैट इज 1/√। टेट्राहेड्रन होता तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ और बेसिक बातें, जैसे कह रहा है लेट ए बी एंड सी बी 3 नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स सच दैट एंगल बिटवीन एवरी पेयर ऑफ देम इज π/3, ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब कह रहा है जेई में आया हुआ, वो भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अब कह रहा है कि A क्रॉस B ये बाहर बैठ के खाली बको गुस्सा आता है कभी। देखो A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C इक्वल्स टू PA प्लस QB प्लस RC, वेयर PQR आर स्केलर्स। अच्छा, यूज करने के लिए अपने पास क्या है कि ये जो A है, B है, C है, इन सब का मॉड 1 है, और पेयर वाइज डॉट हमें पता है A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A कितना हाफ, जरूरत पड़ी तो बॉक्स ABC भी पता है 1/√2, ठीक है। तो अब देखो, देखते हैं जरूरत पड़ी तो, है ना। तो अब देखो यहां पर आपके ऐसे अननोन सॉल्विंग के क्वेश्चन में स्ट्रेटजी मेनली क्या होगी, अभी मतलब आज से कल तक में एकदम सुपर कॉन्फिडेंट इसमें हो जाएंगे कि यहां पे अपने पास टूल्स है, बोथ साइड्स A से डॉट कर दो, B से डॉट कर दो, C से डॉट कर दो, A क्रॉस B से डॉट कर दो, B क्रॉस C से डॉट कर दो, ठीक है ना। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, तो अब उसमें हमें बेस्ट क्या है उसको सोचना है, ठीक है ना। तो यहां पे बेस्ट लग रहा है A से डॉट करना, B से डॉट करना, C से डॉट करना। तो एक बार जरा A से डॉट करो तो 0, और इधर हो गया PA स्क्वायर, शॉर्ट में लिखूं PA स्क्वायर प्लस QA डॉट B, Q इंटू हाफ, और प्लस R A डॉट C, क्या होगा R इंटू हाफ। एक बार B से डॉट करो, तो B से डॉट करोगे तो ये हो गया 0 प्लस 0, और राइट साइड हो गया P इंटू हाफ प्लस क्या Q R इंटू हाफ, ठीक है। और एक बार C से डॉट कर लो, तो जैसे ही C से डॉट करोगे तो ये अपने पास हो गया बॉक्स ABC, यानी कि जरूरत पड़ी तो वैल्यू बॉक्स ABC और प्लस 0, और इस तरफ P इंटू हाफ, Q इंटू हाफ और प्लस R। अब देखो मुझे क्या दिखा, PQR का एक लीनियर रिलेशन 0 दिख रहा है। अच्छा, मुझे जो चाहिए उसमें PQR निकालने नहीं कह रहा, है ना, एक रेशियो कह रहा है जिसमें ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, ऊपर भी 2 डिग्री नीचे भी 2 डिग्री। तो अगर हम किन्हीं 2 को तीसरे के टर्म में निकाल लें, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल P को R के टर्म में, Q को R के टर्म में, तो ऊपर भी R का डेटा नीचे भी R का डेटा कैंसिल हो गया। या फिर जैसे नीचे Q है
तो P को भी Q के टर्म में और R को भी Q के टर्म में, काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब वहां से फिर स्ट्रेटजी मिली कि देखो ये दोनों जगह बॉक्स ABC है, तो क्यों ना इसको घटा दें, ठीक है। तो जैसे ही आप इनको सबट्रैक्ट करोगे, मान लो अपने पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। तो आपने जैसे ही 1 - 3 किया तो क्या आया, लेफ्ट साइड 0 और P/2 -R/2, कुछ अच्छा देखा, काम ही खत्म, है ना। तो दिस इंप्लाइज P = R। अब इसको फ्रॉम टू अपने पास क्या था, P + 2Q + R = क्या था, 0। तो अब अगर आप यहां P को R रख दो, नहीं तो P को R रख दो तो कितना हो जाएगा, है ना। तो यहां से आ गया, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2R + 2Q = 0, यानी कि Q = काम खत्म, नहीं। तो इसका मतलब आप P को क्या लिख सकते हो, P को लिख सकते हो -Q और R को क्या लिख सकते हो, -Q। तो P और R दोनों को आप -Q लिख सकते हो, यहां पे ले जाओ, क्या हुआ, तो 4Q² और अपॉन Q² = 4। तो डोंट जंप टू द कंक्लूजन कि नहीं बॉक्स निकाल लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। और ये भी देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब यहां से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में एंटर करते हैं। तो देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फील क्या है कि भाई 2 का क्रॉस, पहले तो एक मजबूरी है कि शुरू के 2 का क्रॉस करना है, तीसरे के साथ डॉट लिया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीसरे के साथ क्रॉस लिया तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो तीसरे के साथ डॉट लिया था तो किसको पहले रखे किसको बाद में रखे वो मैटर ही नहीं कर रहा था, वो मैटर नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम तीसरे के साथ क्रॉस ले रहे हैं तो ये मैटर करेगा कि आप जिन 2 का क्रॉस कर रहे हो वो उसको स्टार्ट में रख रहे हो कि उसको बाद में रख रहे हो। तो इसको हम हमेशा बोला करेंगे कि ब्रैकेट पहले है कि ब्रैकेट बाद में है। तो देखो जैसे यहां पर ब्रैकेट पहले है, यहां पर ब्रैकेट बाद में। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी हम इसकी ज्योमेट्रिकल फीलिंग भी लेंगे, बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मेनली क्या है, अरे ध्यान दो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मेनली 2 फॉर्मूलों का खेल है ना। मतलब इसके ज्योमेट्री में ज्यादा घुसने का कोई पर्पस नहीं है, वो सीधा उन फॉर्मूलों से सॉल्व होता है, ठीक है। आप देखो मैं कैसे लर्न रखता हूं कि अगर ब्रैकेट पहले है, ठीक है ना, तो अगर ब्रैकेट पहले है तो आप जो स्टार्ट में है उसका इस वेक्टर के साथ डॉट लीजिए, ठीक है। मतलब अभी हाथ का लर्न होगा, A.C ले लिया और जो तीसरा बच रहा है उसको लिख दो, फिर बीच में माइनस साइन, है ना। अब C का आपने स्टार्ट वाले से ले लिया तो अब C का बाद वाले से ले लो, मतलब क्या हो जाएगा B.C या C.B कुछ भी लिख लो और इनटू A, है ना। तो मैं ऐसे ही यूज करता हूं, ब्रैकेट पहले है, अच्छा मेन बहस क्या होगी स्टार्ट में कौन सा, है ना। तो अगर ब्रैकेट पहले है तो इसका इससे भिड़ंत होगा, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट बाद में है, ठीक है ना, तो इसका बाद वाले से भिड़ंत होगा, ठीक है ना। मतलब ब्रैकेट पहले तो पहले वाला, ब्रैकेट बाद में तो बाद वाला, मतलब यहां पे इसको क्या लिखोगे, तो तीसरा लिख दो, फिर बीच में माइनस और अब पहले के साथ डॉट कराओ, A.B इंटू C वेक्टर, ठीक है। अच्छा रही बात इसको प्रूव करने की, तो आप ABC को 3 वेक्टर्स IJK के टर्म में मान के इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा हम इसके ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं। तो जरा देखो A क्रॉस B सुन के क्या फील होता है, वेक्टर, है ना। तो यहां पर ये देखो वो वेक्टर है, ठीक है। अब A क्रॉस B, अच्छा ये फिगर अब तो इसकी अंडरस्टैंडिंग है आपको कि मेरे टैबलेट के प्लेन पे ये दोनों वेक्टर और C वेक्टर हवा में और A क्रॉस B मेरी ओर, ठीक है। तो जरा सोच के देखो, अगर आप इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्रॉस लोगे
ला एक बार पेन लाओ फटाफट। इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्रॉस लोगे, देखो ये सिनेरियो है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो पिंक से पेन है उसका इस ब्लैक पेन के साथ क्रॉस लिया, तो इन दोनों का क्रॉस आपको क्या फील होगा, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर। तो जरा इनका प्लेन फील करो। अब इनका प्लेन से परपेंडिकुलर कहां आ गया, इन्हीं की प्लेन में आ गया। कौन से वाले, जो टैबलेट के बेस पर है। आ रही बात समझ में? तो यहां से आपको क्या फील होगा, मैंने क्या कहा फिर से समझाता हूं कि अगर हम इन दो वेक्टर्स का क्रॉस लेंगे तो वो जो एक वेक्टर आएगा वो ये रेड और ब्लू की प्लेन में ही तो कोई तीसरा वेक्टर आएगा, है ना। तो यहां से इसकी ज्योमेट्रिकल फीलिंग क्या आई कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी is a vector which is coplanar. A cross B cross C is a vector which is coplanar, with A comma B and perpendicular to क्या, A क्रॉस B, अरे डॉट, A क्रॉस B और C कॉमा से, अच्छा ठीक है। तो A क्या बोलेंगे कि A क्रॉस, अच्छा सुनो, अब के बाद A क्रॉस B क्रॉस C क्या फील होगा, एक वेक्टर। इसमें नहीं फंसना है, ठीक है ना, इससे सुपर क्लैरिटी रहती है। मतलब हम एक ऐसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ढूंढ रहे हैं, जो ए बी की प्लेन में है ना, और सी और ए क्रॉस बी से परपेंडिकुलर है। तो भाई अगर ए बी की प्लेन में है तो वो ए क्रॉस बी से तो परपेंडिकुलर हो गई, मेन इसमें क्या होगा, सी से परपेंडिकुलर। अरे मेन इसमें क्या होगा, सी से परपेंडिकुलर, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इसकी फीलिंग देखें तो इसको क्या बोलेंगे कि A क्रॉस B क्रॉस C इज अ वेक्टर, A क्रॉस B क्रॉस C इज अ वेक्टर which is coplanar with B comma C, है ना, and perpendicular to B cross C और A, ठीक ना। अब देखो इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी तो उसी ओर इशारा कर रहा है। जरा देखो ये जो फॉर्मूला है, देखो ये जो वेक्टर है इसको हमने क्या लिखा, B और A का स्केलर मल्टीपल का सम, इट विल बी कोप्लानर विथ A एंड B। बोलो, इट विल बी कोप्लानर विथ A एंड B, ठीक है ना। और यहां पे अगर देखो तो ये क्या है, ये वाला वेक्टर कोप्लानर विथ B एंड C, तो यहां से ये भी फीलिंग आ रही, ठीक है ना। अब आप देखो एक और बात कि जैसे हम कह रहे हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू C, तो जैसे ही आप यहां C से डॉट लोगे ये जीरो हो जाएगा, जैसे आप यहां C से डॉट लोगे ये जीरो आ जाएगा। इसके लिए हम कह रहे हैं इट इज परपेंडिकुलर टू A, तो जैसे यहां A से डॉट लोगे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से आपका मेन इसमें काम क्या है, ज्योमेट्रिकल फीलिंग तो अपनी जगह है, बट मेन इसमें काम क्या है, आपको ये दोनों फॉर्मूले लर्न रहने चाहिए, ठीक है। और मैं कैसे यूज करता हूं, मैं हमेशा कभी भी यूज करता हूं तो अपने आप से पूछता हूं ब्रैकेट पहले है कि ब्रैकेट बाद में है। एक बार ऐसे यूज करना सीख जाएंगे फिर टेंशन नहीं खत्म, ठीक है ना। तो अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे यहां पर देखो क्या है, इफ A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू हाफ B, इफ A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू हाफ B एंड mod A इक्वल्स टू mod B इक्वल्स टू mod C इक्वल्स टू 1, देन फाइंड A एंगल B और A एंगल C,
ठीक है। अब देखो यहां पर आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ना, अब यहां पर ब्रैकेट कहाँ है, बाद में, तो ए का बाद वाले से डॉट करो और तीसरा लिख दो, माइनस ए का पहले वाले से डॉट करो और तीसरा लिख दो। अब देखो तो आपको अब यहां मन में क्या आ रहा है कि यार बोथ साइड कोफिशिएंट इक्वेट कर पाएंगे क्या, है ना। तो दो वेक्टर के केस में आपको कहा है ये तभी कर पाते हो जब आप श्योर हो कि दे आर नॉन कोलिनियर। तीन वेक्टर में तभी कर पाओगे जब आप श्योर हो कि दे आर नॉन कोलिनियर। तो एक बार को सोचते हैं कि क्या हम श्योर हैं कि बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, तो बिल्कुल हम श्योर हैं। क्यों? क्योंकि अगर बी और सी कोलिनियर हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर ये बी जीरो होगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉड बी क्या है, 1 है। तो यहां से चूंकि मैनिपुलेट हुआ कि बी एंड सी आर कोलिनियर नॉन कोलिनियर, बी सी आर नॉन कोलिनियर, तो देयरफॉर हम यहां से क्या कहेंगे, ए डॉट सी इक्वल्स टू हाफ, ठीक है ना, एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना। अच्छा यूनिट वेक्टर सी है तो पहला ए एंगल बी आप क्या बोल दोगे, π/2, और ए एंगल सी क्या बोल दोगे, π/3, ठीक है। ध्यान दो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ आई क्रॉस ए क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे, के क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू लैम्डा ए, देन फाइंड लैम्डा। इसका जरा LHS प्रोसीड करके देखो, ब्रैकेट कहाँ है, बाद में, तो क्या होगा आई डॉट आई, है ना, क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू ए माइनस ए डॉट आई इंटू आई प्लस जे डॉट जे इंटू ए यानी कि ए, और माइनस ए डॉट जे इंटू जे, ठीक है, फिर प्लस अब के डॉट के इंटू ए, फिर से ए हो गया, है ना, और माइनस ए डॉट के इंटू के। अब देखो यहां से तो ये 3a और ए डॉट आई इंटू आई, ए डॉट जे इंटू जे और ए डॉट के इंटू के, इसको आप क्या लिखते हो, ए, तो 3a माइनस ए कितना हो गया, तो हम लैम्डा को क्या लिख दिए 2, ठीक है। देखो एक और जेई में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं, कह रहा है लेट एक्स वाई एंड जेड बी 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2 and the angle between each pair of them is π/3, angle between each pair of them is π/3, ठीक है। तो कह रहा है if A is a non null vector perpendicular to x and y cross z and B is a non null vector perpendicular to y and z cross x, तो जरा सोच के देखो, A is a non null vector perpendicular to x and y cross z, तो आप यहां मजे से ए को मान सकते हो समथिंग लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, यस और नो, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरीके से आप बी को क्या मान सकते हो, म्यू टाइम्स वाई क्रॉस जेड क्रॉस एक्स, ठीक है। अब यहां पर आप देखो तो ये लैम्डा और ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, बाद में, तो ब्रैकेट बाद में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, x डॉट जेड वाई माइनस x डॉट वाई जेड, ठीक है ना। और यहां पर ये क्या दिख रहा है, यहां भी ब्रैकेट बाद में है, y डॉट एक्स जेड माइनस y डॉट जेड एक्स, ठीक है। अब देखो तो यहां पर अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे लैम्डा बता दे, कोई मुझे म्यू बता दे, तो ऑप्शन डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हमें क्या पता है कि एक्स वाई जेड भी 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2, मतलब हमें एक तो पता है, रुको इसको नीचे कर लेते हैं, वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। एक तो हमें पता है कि मॉड एक्स मॉड वाई
मॉड जेड, ये सब कितना है √2, और हर पेयर के बीच एंगल कितना है π/3, मतलब x डॉट वाई y डॉट जेड और z डॉट x, है ना, कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू हाफ, यानी कि 1। तो पेयर वाइज डॉट अपना 1 है। अब चलो, अब ऑप्शन ही हिंट करेगा हमें करना क्या है, तो जरा देखो तो ए, अब ए जो फॉर्मेट है उसमें आपको ए का जो फॉर्मेट है वो क्या है y माइनस जेड इंटू ए डॉट वाई, है ना। तो सबसे पहले तो अपन ने ये जो रेड से इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर किया उसको यहां यूज कर लेते हैं। जरा देखो तो लैम्डा x डॉट जेड क्या बोलोगे 1, और x डॉट वाई भी क्या बोलोगे 1, तो ये अपने पास क्या है y माइनस जेड, और ये फिर सजेस्ट कर रहा है कि आप बोथ साइड्स किससे डॉट करा दो y से। तो जैसे ही आप y से डॉट कराओगे तो ये लैम्डा, अब y डॉट वाई को क्या लिख दोगे 2, और माइनस y डॉट जेड को 1। तो देयरफॉर यहां से a अपने पास क्या आ गया a डॉट वाई इंटू वाई माइनस जेड, कौन सा ऑप्शन हो गया b, ठीक है। अब वैसे ही यहां से देखो तो पहले यहां ये b को एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो b वेक्टर क्या आएगा म्यू, और y डॉट x तो हो गया कितना 1, है ना, तो म्यू z वेक्टर और माइनस x वेक्टर। अब हम सोच रहे हैं कि कोई मुझे म्यू बता दे, तो क्या फील करा रहा है z से डॉट करिए, तो z से जैसे ही डॉट करोगे तो z डॉट b या b डॉट z जो भी हो, तो म्यू और z डॉट z कितना आ गया 2 माइनस 1। तो देयरफॉर यहां से आपको b वेक्टर क्या मिल गया b डॉट z इंटू z माइनस x, ठीक है, विच इज a। और देखो अच्छा b डिसाइड, ऑप्शन b डिसाइड हो गया तो d अपने आप छूट गया, ठीक है। अब यहां से देखो c पार्ट क्या है a डॉट b, तो सीधा सीधा आपको कह रहा है कि इन दोनों का डॉट भिड़ा दीजिए, है ना। तो जैसे ही इन दोनों का डॉट भिड़ाओगे तो क्या हुआ a डॉट b और a डॉट वाई इंटू b डॉट z, ये तो स्केलर्स हैं, और इनका डॉट करते हैं क्या, तो y डॉट z माइनस y डॉट x, है ना, माइनस z स्क्वायर, है ना, और माइनस माइनस प्लस z डॉट x, यानी कि ये क्या हो गया a डॉट वाई इंटू b डॉट z, और y डॉट z 1 1 2 और 1, ठीक है ना। तो क्या हुआ अपने पास -1, मतलब माइनस a डॉट वाई इंटू बी डॉट z। हाँ नहीं, कैसे सही है, नहीं नहीं, यहाँ अंदर y, मैंने यहाँ कुछ गलत कॉपी कर लिया, ठीक है, ये शायद यहाँ मैं चेक कर लूँगा, ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, मैंने यहाँ कुछ गलत कॉपी कर। बात समझ में आई सबको, ठीक है, चलो तो